हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आयनाइजेशन वर्ड है उसका मीनिंग है कि एटम को आयनाइज करना। दैट मीन्स एवरी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो प्लस एंड माइनस चार्ज इक्वल नंबर में होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो सभी एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे हम आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन दैट मीन्स किसी न्यूट्रल एटम का आयन में कन्वर्ट होना, इधर केटायन और एनायन। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या हम कहें कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो केटायन फॉर्म होता है। और अगर कोई न्यूट्रल एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो दैट मीन्स वो एनायन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम को आयन में चेंज करने की मेथड को या प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। बट हम यहाँ पे दोनों प्रोसेस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम ओनली कैटायन फॉर्म करने की प्रोसेस को कहेंगे आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन ऐड होने की जो प्रोसेस है निगेटिव चार्ज यानी कि एनायन बनने की, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे ओनली आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है न्यूट्रल एटम से वन इलेक्ट्रॉन को लूज करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो न्यूट्रल एटम केटायन में चेंज होता है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन। और इस प्रोसेस को करने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो भी पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो सिंपल। तो काफी सिंपल है, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ गैसियस आयन इट्स कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। दैट मीन्स किसी एटम की गैसियस फेज में जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो ग्राउंड स्टेट में उसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की प्रोसेस कहलाती है आयनाइजेशन। और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने शो किया है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो आपको फोकस करना है मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन एटम का मोस्ट लूजली होगा, तो वो होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे एक एटम को शो करूं तो ये एटम का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। तो यहाँ पे हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने क्लोज होगा उसका अट्रैक्शन भी उतना हाई होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ऐसे ही हम सेकेंड को देखें तो इसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी जिससे अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसके लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ही कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही वीक होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान होगा। तो हमें जो एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को हम जब इस एटम से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हमें जो एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एनर्जी भाई चाहिए क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे पास हो चाहे दूर हो न्यूक्लियस के अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन में है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए हम इसको एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं।
तो उसी एनर्जी की हेल्प से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन या बॉन्ड ब्रेक होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन शो की हुई है जो है मेटल दैट मीन्स M प्लस एनर्जी जो हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी होगी, गिव्स अप M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो M पॉजिटिव जो होगा ये सपोज कोई एलिमेंट है जिसको हम मेटल मान लेते हैं। तो मेटल को जब हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और लूज करने के बाद बनाएगा मेटल आयन। तो मेटल आयन फॉर्म करेगा और क्या रिमूव करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो इसलिए कितना चार्ज आ जाएगा मेटल पे, 1 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो 3 पॉजिटिव। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी एटम को आयनाइजेशन पोटेंशियल दें उसका तो उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उस एटम से रिमूव हो जाएगा और मेटल के आयन को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे M की जगह हम कोई भी एटम ले सकते हैं उसकी गैसियस स्टेट में। जैसे मैं हाइड्रोजन लूं तो H प्लस आयन बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। सोडियम आयन लूं तो Na प्लस बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशंस होंगी। अब मेटल मैंने यहाँ पे इसलिए माना हुआ है क्योंकि मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही लो होती है। तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और आयनाइजेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी थी, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो दोनों सेम ही हैं, दोनों की डेफिनेशन भी सेम है, बट मेजरमेंट इसमें हम एनर्जी की फॉर्म में करते हैं डेल्टा E की फॉर्म में, और पोटेंशियल में हम इसका पोटेंशियल देखते हैं कि कितना पोटेंशियल यूज हुआ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। दोनों की यूनिट यहाँ पे अलग होंगी। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करते हैं तो इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। तो आयनाइजेशन एनर्जी को किलो जूल पर मोल में लिया जाता है, लेकिन जब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल, द वोल्टेज एट विच द आयनाइजेशन ऑफ अ गैस अकर्स इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेम डेफिनेशन है कि किसी एटम की ग्राउंड स्टेट में या उसकी गैसियस फेज में उस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो भी वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है या पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उस वोल्टेज को कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। भाई काम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का यानी कि आयनाइजेशन का, और उस पर रिक्वायर्ड क्या है, वोल्टेज और पोटेंशियल। तो इसीलिए इस आयनाइजेशन की प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होगा उसी को कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और अगर हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट करें तो ये होगा 1.6 इंटू 10⁻22 किलो जूल, बिकॉज 1 kg इक्वल टू होता है 1000 यानी कि 10⁻3। तो 10⁻3 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो 10⁻ क्या हो जाएगा, -22 किलो जूल। बिकॉज जूल जो है वो स्मॉलर यूनिट है किलो जूल से, तो इसलिए हम इसको 1000 से या 10⁻3 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻3 शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, जो हो जाएगा 10⁻−22 किलो जूल। तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं, जो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल है एक्चुअल में ये एक ही प्रोसेस है, दोनों में एक ही काम हो रहा है। एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हम जितनी भी एनर्जी देते हैं या पोटेंशियल देते हैं उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। बट दोनों को मेजर करने की यूनिट अलग है, जबकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। तो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की होगी उतना ही पोटेंशियल भी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में हेल्पफुल होगा। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की,
और उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को। तो सक्सेसिव मीन्स क्या होता है, जब हम किसी एटम से कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन। तो क्या होता है सक्सेसिव आयनाइजेशन, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम। तो क्या होता है सक्सेसिव मीन्स कि अगर हम किसी न्यूट्रल एटम के ग्राउंड स्टेट में उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते रहते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसी को कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो इनको हम इंडिकेट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज ये एल्यूमिनियम एक न्यूट्रल एटम है, इसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम प्लस, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो इससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में हेल्प करेगी। फिर हम इसी एल्यूमिनियम पॉजिटिव को वापस लेंगे आयन को, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, तो ये इससे फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा और Al2 पॉजिटिव क्या देगा, आयन देगा, और Al2 पॉजिटिव को फिर से हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से ये जो है फिर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज फोकस करनी है कि 3 के 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ रिमूव नहीं हो रहे हैं, बल्कि 1 बाय 1 सक्सेसिवली क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम Al2 पॉजिटिव को फर्दर लेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, तो Al3 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 2 पॉजिटिव ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा, तो एक चार्ज इस पे और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव। तो अब यहाँ पे अगर मैं तीनों केस में आयनाइजेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एनर्जी की बात करूं, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की और लास्ट में होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। कैसे, इसको हम देखते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन भी 13 है और प्रोटॉन भी कितने हैं, 13 है। तो जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो प्रोटॉन के नंबर तो 13 ही रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा, जो 12 इलेक्ट्रॉन्स को मोर इफेक्टिवली अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मोर इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा तो ये आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ चुका है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगर थर्ड की बात करें, जब हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएंगे और प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 13 ही रहेंगे। तो प्रोटॉन के नंबर और ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन के और क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर में गैप आ जाने से न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि इफेक्टिव हो जाएगा और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें मोर एनर्जी की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो सेकेंड और फर्स्ट की कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा ग्रेटर है, फिर सेकेंड और सबसे कम 1, क्योंकि 1 वाले केस में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इक्वल नंबर होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफी क्या होगा, आसान होगा। तो ये थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट मीन्स एक एटम का सक्सेसिवली 1 बाय 1 एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते रहना सक्सेसिव आयनाइजेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग और फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। वो कौन से फैक्टर हैं जिसपे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ एन एटम। ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी चाहिए वही आयनाइजेशन एनर्जी है।
तो जब साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, मोर होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मोर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। जबकि अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इसकी कंपेयर में, तो स्मॉल साइज की कंपेयर में ग्रेटर साइज के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा आसान होगा। तो साइज जितना ग्रेटर होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। और साइज जितना क्या होगा, स्मॉल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और टॉप टू बॉटम आने में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आउटर मोस्ट न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज कम हो जाता है। तो बड़े साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम आने में जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और लेफ्ट टू राइट जाने में साइज डिक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। सेकेंड है न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियसली न्यूक्लियस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि यहाँ जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस होगा इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब न्यूक्लियर चार्ज कब इंक्रीज होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव हो जाता है। जितना छोटा साइज उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो अट्रैक्शन पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। और टॉप टू बॉटम जाने में साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। थर्ड वन है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच के जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपल्सन कॉज करते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इनर इलेक्ट्रॉन के नंबर भी इंक्रीज होते हैं। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है। इस रिपल्सन के बढ़ने से एक शील्ड आ जाती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिससे न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वीक हो जाता है या कम हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमें कहां से रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में, आउटर मोस्ट सेल से। तो हम कहेंगे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में वॉल का फॉर्मेशन होना। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा, जितना इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि बीच में वॉल और शील्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि जब न्यूक्लियस अट्रैक्शन ही नहीं लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो वो शील्ड ब्रेक होने लगेगी, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था शील्डिंग इफेक्ट। अब हम देखते हैं लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम उन एलिमेंट्स की बात करेंगे जो हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं या फुल्ली फील्ड स्टेबल होते हैं, या फिर इनर्ट गैस जो 18th ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिनकी कन्फिग्रेशन में ऑक्टेट कंप्लीट होता है आउटर मोस्ट सेल का। तो ऐसे स्टेबल एलिमेंट का आयनाइजेशन करना उतना ही मुश्किल यानी कि टफ होता है, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे इनर्ट गैसेस हैं, या फिर जो हाफ फील्ड होते हैं जैसे नाइट्रोजन के पीस सबसेल में इलेक्ट्रॉन, या क्रोमियम और कॉपर होते हैं जो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में स्टेबल होते हैं, तो वो अपनी स्टेबल कंडीशन में है।
वो अपनी स्टेबिलिटी को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने देंगे, तो उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इतना आसान नहीं है। जब भी हम किसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमें काफ़ी हाई एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम कहेंगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, ग्रेटर होती है, यानी कि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करते हैं और इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से रिमूव नहीं करते हैं। तो मैं इनको फिर से समराइज कर देती हूँ। साइज ऑफ एटम, साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। सेकेंड था न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना इफेक्टिव होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी और न्यूक्लियर चार्ज वीक होने पे आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट, मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में शील्ड का बनना, वॉल का बनना, तो शील्ड जितनी ज्यादा बनेगी यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना ही टफ हो जाएगा, तो इससे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोज एलिमेंट्स जिनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, या तो वो हाफ फिल्ड होते हैं या फुल्ली फिल्ड होते हैं या ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए।